नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका हमारे छत्तीसगढ़ के इस खास बुलेटिन में। मैं हूं रीनू। बस्तर में नेताओं की हत्या को लेकर डीजीपी अशोक जुनेजा ने एनआईए के महानिदेशक को पत्र लिखकर जांच का अनुरोध किया। एनआईए महानिदेशक को लिखे पत्र में डीजीपी ने कहा कि बस्तर में विगत सप्ताह में 3 जनप्रतिनिधियों की हत्या हुई। केंद्रीय सुरक्षा बलों और राज्य पुलिस के कारण माओवादियों का इलाका लगातार सिकुड़ रहा है, जिससे नक्सलियों में बौखलाहट है और वे जनप्रतिनिधियों के साथ आम लोगों को भी निशाना बना रहे हैं। तो बस्तर में नेताओं की हत्या को लेकर डीजीपी अशोक जुनेजा ने एनआईए के महानिदेशक को पत्र लिखकर जांच का अनुरोध किया। एनआईए महानिदेशक को लिखे पत्र में डीजीपी ने कहा कि बस्तर में विगत सप्ताह में 3 जनप्रतिनिधियों की हत्या हुई। केंद्रीय सुरक्षा बलों और राज्य पुलिस के कारण माओवादियों का इलाका लगातार सिकुड़ रहा है, जिससे नक्सलियों में बौखलाहट है और वे जनप्रतिनिधियों के साथ आम लोगों को भी निशाना बना रहे हैं। और चलिए सीधे रुख करेंगे, संवाददाता युगल जुड़ गए हैं। युगल, डीजीपी ने एनआईए को पत्र लिखा है और इसमें गहनता से जांच की मांग की जा रही है। हम देख पा रहे हैं कि पिछले कुछ दिनों से लगातार जनप्रतिनिधियों के साथ साथ आमजन में निशाना बन रहे हैं। देखिए रीनू, जिस तरह से डीजीपी अशोक जुनेजा ने एएनआई के महानिदेशक को पत्र लिख करके पूरे मामले की जांच के लिए आग्रह किया है और बड़ी बात यह है कि माओवादी हैं वो बस्तर क्षेत्र में बिल्कुल सिमट रहे हैं। कल ही मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने एक आंकड़ा दिया था जिसमें जो 45 माओवादियों के मार गिराने की बात उन्होंने कही थी। साथ ही साथ 555 ऐसे माओवादी हैं जो माओवादी हैं और उन्होंने आत्मसमर्पण किया है, तो एक बड़ा आंकड़ा कहा जा सकता है। लेकिन बस्तर क्षेत्र में लगातार 4 जो है नेताओं की हत्या कर दी गई है। बीजेपी इस मुद्दे को लेकर के आज घेराव भी करने जा रही है आईजी कार्यालय का, और इस बीच डीजीपी अशोक जुनेजा ने जो एनआईए के महानिदेशक को पत्र लिख करके पूरे मामले की जांच करने की बात कही है, तो एक बड़ी बात कही जा सकती है। और जिस तरह से उन्होंने ये भी जिक्र किया है अपने पत्र में कि लगातार माओवादियों का जो दायरा है वो सिमट रहा है और यही वजह है कि जो माओवादी है कायराना करतूत है और बौखलाहट में इस तरह की घटना को अंजाम दे रहे हैं। और जिस तरह से माओवादियों को पीछे धकेलने के लिए हमारे सुरक्षा बल के जवान हैं, डीआरजी के जवान हैं, तमाम जवान लगातार जो कवायद है वो कर रहे हैं और कई मुठभेड़ ऐसे हुए हैं जिसमें माओवादियों को मार गिराया है। लेकिन इस बीच जो डीजीपी अशोक जुनेजा ने पत्र लिख करके पूरे मामले की जांच करने का जो आग्रह किया है, बड़ी बात कही जा सकती है। जी रीनू। अच्छा, बिल्कुल। केंद्रीय सुरक्षा बल और राज्य पुलिस के कारण माओवादियों का इलाका लगातार सिकुड़ रहा है और ये देखा जा रहा है कि कई माओवादी ऐसे हैं जो कि बैकफुट पर आए हैं और बड़ी संख्या में पिछले कुछ समय से सरेंडर भी किया जा रहा है। उसके बाद क्या ये पूरी बौखलाहट है जिस तरीके से हत्याएं हो रही हैं? अभी हाल ही में कुछ दिन पहले ही एक बीजेपी उपाध्यक्ष की हत्या हुई, इसके पहले भी कुछ हत्याएं हुई थी। युगल, जी देखिए, बिल्कुल माओवादी ठीक उसी तरह का काम करते हैं। जो शासन के विकास योजनाएं हैं उसे बाधा पहुंचाने का काम करते हैं। पुल पुलिया सड़क का निर्माण होने में वो हमेशा बार बार गतिरोध पैदा करते हैं और यही वजह है विकास जब गांव-गांव तक पहुंचता है तो माओवादियों को भी एक तरह से पीड़ा होती है। और बार बार देखा जाएगा जो पहले कैंप होते नहीं थे, लेकिन अब लगातार कैंप स्थापित किए जा रहे हैं। माओवादियों की बौखलाहट स्वाभाविक है और यही वजह है कि अभी तक के जो जांच में अक्सर यही सामने आता है कि माओवादी बौखलाहट की वजह से इस तरह से कायराना करतूत को अंजाम देते हैं। अगर हम माओवादियों के सरेंडर के आंकड़े देखें तो साल भर के अंदर 550 माओवादियों ने मुख्य धारा में जुड़ने की मंशा जाहिर की और वो सरेंडर किए हैं। इसी तरह जो सुरक्षा बलों के जवान के बीच जब मुठभेड़ हुई तो 46 माओवादियों को हमारे जो सुरक्षा बल के जवान हैं, पुलिस के जवान हैं, उन लोगों ने मार गिराया है। तो ये कहा जा सकता है एक तरह से बौखलाहट होती है और एक एक कर जो आम लोगों को, नेताओं को इस तरह से टारगेट बना करके माओवादी जो है हमला करते हैं। जी बिल्कुल। पहले किसी भी तरीके का विकास होता था तो उस पर रोड़ा बनते थे, मजदूरों को नुकसान पहुंचाते थे, जो कर्मचारी वहां काम करते थे उनको नुकसान पहुंचाते थे। और कई बार ये भी देखा जाता है युगल की ग्रामीण क्षेत्रों में जो मुखबिरी का शक जिनके ऊपर होता है उनको भी मौत के घाट उतार देते हैं।
अभी तमाम घटनाएं सामने आने के बावजूद जो माओवादियों का खुद हिस्सा रह चुके हैं, नक्सली का हिस्सा रह चुके हैं, वो सरेंडर करते हैं, मुख्य धारा से जुड़ते हैं। कहीं ना कहीं सरकार के जो योजनाएं मुख्य धारा से जोड़ने की वो सफल हो रही है। ये भी एक बहुत बड़ा कारण है कि जो नक्सली ग्रुप है वो बौखलाया हुआ है, क्योंकि उनका जो कुनबा है वो घट रहा है। जी देखिए, छत्तीसगढ़ के लिए माओवादी बिल्कुल नासूर है। और जब झीरम घाटी का हमला हुआ था तो 32 कांग्रेस के शीर्ष नेता हैं वो मारे गए थे। और अब जब लगातार कांग्रेस की सरकार है तो बीजेपी के नेता को टारगेट बनाया जा रहा है। कुल मिलाकर ये है कि सत्ता किसी की रही हो, लेकिन माओवादियों के मंसूबे सिर्फ एक हैं कि हत्या करना और इस तरह से जो कायराना करतूत है उसको अंजाम देना। इस बीच हमारे जवान भी शहादत को प्राप्त करते हैं, उनकी शहादत भी होती है। तो माओवादियों का एकमात्र उद्देश्य है दहशत फैलाना और इस तरह से विकास कार्यों को रोकना। अब जरूरत इस बात की है, चूंकि अब डीजीपी ने खुद एनआईए के निदेशक को पत्र लिखा है, तो अब जरूरत इस बात की है कि ऐसे मंसूबों पर बिल्कुल तत्काल। और ये बहुत अहम है कि सत्ता पक्ष और विपक्ष को मिलकर इस पर विचार करना होगा। आरोप प्रत्यारोप लगाना बात की बात है, लेकिन अभी जिस तरीके से एक ये बड़ी घटनाएं हो रही हैं, इन पर रोक लगाने की सख्त जरूरत है। बहुत शुक्रिया आपका युगल तमाम जानकारी के लिए। तो आप देखिए कि बस्तर में बीजेपी नेताओं की हो रही टारगेट किलिंग के खिलाफ जगदलपुर में बीजेपी आज बड़ा प्रदर्शन करने की तैयारी में है। अपने नेताओं की सुरक्षा की मांग को लेकर बीजेपी आईजी कार्यालय का घेराव करने जा रही है। बीजेपी के प्रदर्शन में प्रदेश अध्यक्ष अरुण साहब, नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल के साथ ही बस्तर बीजेपी के सभी बड़े नेता धरना प्रदर्शन में शामिल होंगे। बीजेपी आज आईजी कार्यालय के घेराव के बहाने बस्तर में शक्ति प्रदर्शन भी करेगी। तो बीजेपी नेताओं की हो रही टारगेट किलिंग के खिलाफ जगदलपुर में बीजेपी आज बड़ा प्रदर्शन करने जा रही है और इसमें कई बड़े चेहरे आपको नजर आएंगे। और चलिए सीधे रुक करेंगे, संवाददाता विवेक लाइव जुड़ गए हैं। विवेक, बस्तर में आज बीजेपी का हल्ला बोल देखा जा रहा है कि पिछले कुछ दिनों से लगातार जो बीजेपी नेताओं की टारगेट किलिंग हो रही है उसका विरोध किया जाएगा और एक तरीके से शक्ति प्रदर्शन भी आज किया जाना है। जी हाँ, जिस तरीके से एक कांग्रेस के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उन्होंने एक शब्द कहा है कि बस्तर में यदि कमल खिला तो बस्तर का यदि आशीर्वाद मिला तो प्रदेश में सरकार बनेगी। अब नक्सलवाद की बात है तो भाजपा की सरकार हो या कांग्रेस की सरकार हो, नक्सली जो है लगातार विकास का विरोध कर रहे हैं। पिछले 2 साल से जिस समय कोविड का ज्यादा प्रकोप था उस समय नक्सली बैकफुट पे थे, लेकिन अब नक्सली फिर उग्र होते जा रहे हैं। लगातार जो आसपास के क्षेत्र हैं वहां पर वो अपना तांडव मचाए हुए हैं, कहीं पे घटनाओं का अंजाम दे रहे हैं। जैसे कोंडागांव जिले को भी केंद्र सरकार ने नक्सल प्रभावित क्षेत्र से बाहर कर दिया था, पर यहाँ पर भी छुटपुट घटनाएं हो रही हैं। तो और बीते 1 माह में जो भाजपा ने 4 अपने नेताओं को खोया है, जो नक्सली घटनाओं में 2 से 3 नेता जो है नक्सली घटना में मारे गए हैं। तो उसको लेकर अब भाजपा अपना शक्ति प्रदर्शन भी करेगी और अपना विरोध भी जताएगी। इसकी तैयारी पूरी कर ली गई है। आज भाजपा के नेता बस्तर में जुट रहे हैं, क्योंकि बस्तर से ही जो सत्ता की सीढ़ी है वो राजधानी तक जाती है। तो ये मान के चला जाए कि भाजपा नक्सलवाद के विरोध के साथ साथ अपना शक्ति प्रदर्शन भी करेगी। जी रेणु, बहुत शुक्रिया आपका विवेक जानकारी के लिए। तो विरोध के साथ साथ शक्ति प्रदर्शन भी आज बीजेपी करने वाली है और उसमें कई बड़े चेहरे आपको नजर आने वाले हैं। खबर रायपुर से जन घोषणा पत्र को लेकर सियासत गरमाई हुई है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने कांग्रेस पर हमला बोला। जन घोषणा पत्र के वादे कांग्रेस ने नहीं पूरे किए, अरुण साहब ने बयान दिया। सिंहदेव के खेत प्रकट करने पर बोले अरुण साहब, प्रदेश की जनता से सीएम माफी मांगे। जनता के साथ धोखा देने के लिए कांग्रेस माफी मांगे। रहे हैं कि राज्य की कांग्रेस सरकार ने, भूपेश बघेल की सरकार ने जन घोषणा पत्र के एक भी वादे पूरे नहीं किए हैं। इन्होंने छत्तीसगढ़ की जनता को, छत्तीसगढ़ के हर वर्ग को धोखा देने का काम किया है। अब वरिष्ठ मंत्री टीएस सिंहदेव, जो जन घोषणा पत्र समिति के अध्यक्ष रहे हैं, उन्होंने इस बात को स्वीकारा है, खेद व्यक्त किया है कि वे जन घोषणा पत्र के वादे पूरा नहीं कर पाए। अब जब जन घोषणा पत्र समिति के अध्यक्ष श्री टीएस सिंहदेव ने ये स्वीकार कर लिया है कि उन्होंने जन घोषणा पत्र के वादे पूरे नहीं किए हैं,
तो अब भूपेश बघेल जी को और समूची कांग्रेस पार्टी को छत्तीसगढ़ की जनता से माफी मांगना चाहिए। और रायपुर से खबर जहां एनएसयूआई की बैठक राजीव भवन में होगी प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक। राष्ट्रीय अध्यक्ष नीरज कुंदन भी रहेंगे मौजूद। राजीव भवन में 2 बजे बैठक होगी। प्रदेश के सभी इकाइयों के पदाधिकारी शामिल होंगे। तो खबर रायपुर से है जहां पर आज एनएसयूआई की बैठक होने वाली है। राजीव भवन में होगी प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक। राष्ट्रीय अध्यक्ष नीरज कुंदन भी इस दौरान मौजूद रहेंगे। और राजीव भवन में 2 बजे बैठक होगी। प्रदेश की सभी इकाइयों के पदाधिकारी इस दौरान शामिल रहेंगे। प्रदेश में पिछले 25 दिनों से आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका आंदोलन पर हैं। आंदोलन से वापस लौटने का फरमान महिला और बाल विकास विभाग ने जारी कर दिया। सरकार के अल्टीमेटम का आज आखिरी दिन, तो वहीं बावजूद इसके आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका आंदोलन पर डटे हुए हैं। आंदोलन के चलते सरकार की कई योजनाओं का लाभ बच्चों को नहीं मिल पा रहा है। प्रदेश के आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका 25 दिनों से आंदोलन पर हैं और आप देख सकते हैं कि आंगनबाड़ी केंद्रों में ताला लटका हुआ है। अपनी 6 सूत्री मांगों को लेकर के प्रदेश भर के कार्यकर्ता और सहायिका हैं आंगनबाड़ी के, वो आंदोलन पर है। महिला एवं बाल विकास विभाग ने एक अल्टीमेटम जारी किया था, आदेश जारी किया था। 48 घंटे के भीतर सभी को आंदोलन से वापस लौटने की हिदायत दी गई थी, लेकिन हिदायत का बिल्कुल भी असर देखने को नहीं मिल रहा है। प्रदेश में 47,000 से अधिक आंगनबाड़ी केंद्र हैं और इन आंगनबाड़ी केंद्रों में 85,000 से अधिक कार्यकर्ता और सहायिका काम करती हैं। शासन की महती योजना है, उनका क्रियान्वयन यहां से होता है, लेकिन 25 दिनों में आंदोलन में चले जाने की वजह से जो छोटे छोटे नौनिहाल हैं, बच्चे हैं, उनको ना तो पूरक पोषण आहार मिल पा रहा है, ना ही उनकी पढ़ाई हो पा रही है। ऐसे में महिला एवं बाल विकास विभाग ने आंदोलन में वापस आने की अपील की थी और जो आदेश जारी किया था, लेकिन यहां पर आदेश का बिल्कुल भी अमल नहीं हो रहा है। और राजधानी रायपुर में चूंकि आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं को धरना स्थल नहीं मिला था, इसलिए जो आंगनबाड़ी केंद्रों में ताला लटका हुआ है, लेकिन अन्य जिलों में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिकों का धरना प्रदर्शन जारी है। ये कहा जा सकता है कि महिला एवं बाल विकास के जो आदेश है उसका बिल्कुल भी अमल नहीं हो रहा है और आंदोलन पर लगातार जो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता है, वो सहायिका है, वो डटी हुई है। कैमरा पर्सन इमरान कुरैशी के साथ युगल तिवारी, न्यूज़ 18 रायपुर, छत्तीसगढ़। तो देखा हमने आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिका डटी हुई हैं। 25वां दिन है और लगातार इनका आंदोलन जारी। 6 सूत्री मांगों को लेकर ये आंदोलन कर रही हैं। अब सीधे रुख करेंगे संवाददाता युगल जुड़ गए। युगल, 25 दिन हो गए, अल्टीमेटम जारी कर दिया गया कि काम पर वापस लौटिए, वरना उसके बाद एक्शन लिया जाएगा। क्या बात करने की इस दौरान कोशिश की गई इनसे? देखिए, चुनावी वर्ष है और चुनावी वर्ष में हर तरफ से आंदोलन है। सहायक शिक्षक आंदोलन पर है, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिका वो आंदोलन पर है। 25 दिनों से धरना प्रदर्शन लगातार जारी है। राजधानी रायपुर में आंदोलन के लिए धरना स्थल के लिए जगह नहीं मिला, इसलिए अलग अलग जिलों में प्रदेश भर के जो धरना प्रदर्शन है जारी है। तमाम शासन की योजनाएं हैं जिनका क्रियान्वयन है वो आंगनबाड़ी केंद्रों से होता है, तो ऐसे में ये काफी प्रभावित हो रही है। बच्चों को पूरक पोषण आहार से लेकर के टीकाकरण, तमाम जो कार्य है वो प्रभावित हो रहे हैं। महिला एवं बाल विकास विभाग ने 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया था और कार्यवाही के सख्त निर्देश दिए थे, लेकिन अभी जो कार्यवाही है या फिर अल्टीमेटम का असर बिल्कुल भी नहीं दिख रहा है। तमाम जो आंगनबाड़ी केंद्रों में ताला लटका हुआ है और आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका जो 85,000 से अधिक हैं वो लगातार धरना प्रदर्शन पर अड़े हुए हैं। इस बीच किसी तरह के मान मनोबल की स्थिति बिल्कुल नहीं बनी है। एक पत्र महिला एवं बाल विकास विभाग ने जारी किया है जिस पर अमल होता बिल्कुल नहीं देख रहा है, लेकिन जैसे ही महिला एवं बाल विकास विभाग से पत्र जारी हुआ तो अन्य जो कर्मचारी संगठन है वो भी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिकाओं के पक्ष में आ गए और उन्होंने इस पत्र को बिल्कुल तुगलकी फरमान बताया है और अनुरोध किया है कि जो आंदोलनकारी है उनसे बातचीत का रास्ता है अख्तियार करें। लेकिन इस बीच किसी भी तरह के जो अधिकारी है बातचीत नहीं कर रहे हैं। यही वजह है कि आंदोलन का 25वां दिन भी आज जारी है। जी रेनू, बहुत शुक्रिया आपका युगल जानकारी के लिए। तो आंदोलन का 25वां दिन है, आंदोलन जारी है और कई योजनाओं का लाभ बच्चों को नहीं मिल पा रहा है। खबर बिलासपुर से, बदमाश बेखौफ हो चुके हैं। बदमाश अब घर में घुसकर घटना को अंजाम दे रहे हैं और पुलिस हाथ पर हाथ धरे बैठी है।
सिविल लाइन थाना इलाके का पूरा मामला है। नेहरू नगर में घर में घुसकर बदमाशों ने लूट की नाकाम कोशिश की और घर में घुसकर बुजुर्ग दंपति से लूट की कोशिश हुई। लूट में नाकाम रहने पर बदमाशों ने बुजुर्ग दंपति और उनकी पोती पर चाकू से हमला कर दिया, घायल कर दिया। घटना के बाद से नेहरू नगर के लोगों में दहशत है। लोगों ने पुलिस से इलाके में सुरक्षा बढ़ाने की मांग की है। तो देखिए, दिन दहाड़े घर में घुसकर बुजुर्ग दंपति पर हमला करने की कोशिश, और पहले तो लूट के इरादे से ये सभी बदमाश घर में दाखिल हुए। जब नाकाम रहे तो इन्होंने हमला किया। संवाददाता विनोद जुड़ गए हैं। विनोद, बेखौफ हो चुके हैं बदमाश। अब जिस तरीके से नाकाम हुए लूट की वारदात को अंजाम देने में, हमला कर दिया, हम देख पा रहे हैं कि एक लड़की के चेहरे पर भी चोट के निशान हैं। बिल्कुल दीनू, बेखौफ ही हो चुके हैं बदमाश, और यही वजह है कि रात 8:15 बजे के आसपास पॉश कॉलोनी का इलाका ये कहलाता है नेहरू नगर का, और उस जगह पर बदमाश घुसते हैं और अज्ञात नकाबपोश, हथियारबंद नकाबपोश वहां पर पहुंचते हैं और लूट की नियत से ही अंदर घर में घुसते हैं, और जब उस पर असफल नहीं हो जाते हैं तो उसके बाद भाग जाते हैं। बुजुर्ग दंपत्ति जब चीखने चिल्लाने लगे तो वो लूट की असफल कोशिश हुई और उसके बाद वो भाग निकले, लेकिन भागने से पहले उन्होंने बुजुर्ग दंपत्ति पर हमला किया। उसमें पति पत्नी दोनों घायल हुए, उसके साथ पोती पर भी हमला किया जिसके सिर पर चोट आई है। निश्चित तौर पर इस घटना ने कई तरह के सवाल भी खड़े किए हैं। अगर 2 दिन पहले की ही बात करें तो रात 10:30 बजे के बाद चौक चौराहों पर पुलिस ने कॉम्बिंग गश्त चलाई थी, सर्चिंग ऑपरेशन चलाया था। बावजूद इसके इस तरह की घटनाएं जो हैं वो सवालिया निशान खड़े करती हैं। और अब घटना को लगभग 6-7 घंटे से भी ज्यादा का वक्त बीत चुका है, 8-9 घंटे का। उसके बाद भी अभी अज्ञात नकाबपोश पुलिस की पहुंच से बाहर है। पुलिस केवल स्निफर डॉग और इसके अलावा सीसीटीवी फुटेज ही खंगाल रही है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि जब पुलिस वहां मौके पर पहुंचती है और एक बयान आता है सोशल साइट्स के जरिए कि ये लूट की कोशिश नहीं थी, कोई और कारण होंगे। सवाल ये उठता है कि रात में 8 बजे अगर अज्ञात नकाबपोश घर के अंदर जाते हैं तो किस इरादे से जाते हैं, तो ये अपने आप में सवाल है। फिलहाल देखना होगा कि पुलिस इसमें कब सफलता हासिल करती है और कब इन्हें गिरफ्तार करती है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका विनोद जानकारी के लिए। तो आप ये देखिए कि पुलिस इस पर एक्शन लेने की बात तो कह रही है, लेकिन कब तक बदमाश पुलिस के हत्थे चढ़ते हैं ये भी एक बड़ा सवाल है। और सूरजपुर से बड़ी खबर है, जहां विश्रामपुर गायत्री खदान में मशीन मेंटेनेंस के दौरान ठेका कर्मी गंभीर रूप से घायल हो गया। मजदूर का हाथ कटकर अलग हो गया, जिसको गंभीर हालत में देखते हुए बिलासपुर अस्पताल रेफर किया गया। तो वहीं खदान में सुरक्षा के उपाय नहीं किए गए। और अब बात करते हैं कुत्ते की वफादारी की। जी हां, नारायणपुर जिले में एक कुत्ते ने अपनी जान देकर जवानों की जान बचा ली। नक्सलियों के टीसीओसी शुरू होते ही नारायणपुर जिले में नक्सली गतिविधियां बढ़ने लगी हैं। छोटे डूंगर के भाजपा नेता सागर साहू की हत्या के बाद स्थानीय जनप्रतिनिधियों को जान से मारने की धमकी देने का मामला सामने आया। और इसी बीच बुधवार की सुबह धनोरा थाना से सर्च अभियान में निकले जवानों को टारगेट करने के लिए नक्सलियों ने आईडी प्लांट किया था, जिसकी चपेट में आने से एक कुत्ते की मौत हो गई। वहीं आईटीबीपी का एक जवान घायल हो गया। नक्सलियों द्वारा लगाए गए आईईडी को सूंघते हुए कुत्ता उस पर बैठ गया और जैसे ही उठा आंखों के सामने जोरदार धमाका हो गया, जिसमें कुत्ते की मौत हो गई। धमतरी शहर की रहने वाली कामिनी कौशिक का नाम अब गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में जुड़ गया। कामिनी मंच संचालन का काम करती है। कामिनी को विधिवत प्रमाण पत्र, मेडल और टी शर्ट देकर जिले के कलेक्टर ऋतुराज रघुवंशी ने कलेक्ट्रेट सभागार में उन्हें सम्मानित किया। रिकॉर्ड बनाने वाली कामिनी ने बताया कि वह बचपन से ही मंचों पर भाषण दिया करती थी, फिर स्कूलों में उनका हौसला बढ़ता गया और अब ये मुकाम हासिल किया। कामिनी ने गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के नाम दर्ज होने का श्रेय परिवार एवं पूरे शहरवासियों को दिया और इसके लिए उन्होंने 1500 से ज्यादा सैंपल पेश किए गए, जिसके बाद उन्हें ये उपलब्धि मिली। गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के ऑथोराइज्ड पर्सन सोनल राजेश शर्मा ने बताया कि अब कामिनी कहीं अपने नाम के साथ ये रिकॉर्ड जोड़ सकते हैं। स्वाभाविक है कि बहुत खुशी तो हो ही रही है, साथ ही साथ मैं ये बताना चाहूँगी, मैं ये अवार्ड मेरे धर्म की नगरी धमतरी नगरवासियों को, जहाँ मैंने परिवार मेरा तो है ही, समाज सेवा, राजनीति, साहित्य सेवा और जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन के साथ साथ मैंने विवाहोत्सव या श्रद्धांजलि सभा, इस प्रकार के विभिन्न जो भी जन्मोत्सव, कोई भी ऐसा कार्यक्रम नहीं है
कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं है जहां मैंने मंच का संचालन नहीं किया है। आज से कामिनी जी हमारे गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में रिकॉर्ड होल्डर हैं। वे अपने नाम के साथ वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर लिख सकते हैं, अपने किसी भी लोगो पर हमारे गोल्डन बुक का लोगो लगा सकते हैं। और हमारे आज आपका धमतरी पुनः सेकंड बार, बीच में अभी 12 जनवरी को सिहाव में एक बच्चे ने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था, जो हमने मुख्यमंत्री जी के समक्ष उन्हें वर्ल्ड रिकॉर्ड का सर्टिफिकेट दिया था। आज हमने यहाँ कलेक्टर जी सर के सामने यहाँ कामिनी जी को गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड का सर्टिफिकेट दिया। पुनः बहुत बधाई धमतरी, जिला धमतरी को, कामिनी जी को और हमारे जानकी गुप्ता जी को। इनका भी बहुत सहयोग रहा वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने में, और आप सभी को भी बहुत बहुत बधाई, सभी धमतरी वाले नागरिकों को। और चलिए अब देखेंगे ब्रेकिंग टॉप 20।